क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। सरल रेखा में गति में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गति के समीकरण और गति के समीकरण का निगमन, जिसको इस वीडियो में समझने वाले हैं। हर एग्जामिनेशन में आपके गति के समीकरण से सवाल पूछे जाते हैं। जब आपका वार्षिक एग्जाम होगा तो इसके निगमन, इसका प्रूविंग आपके एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर पूछा जाता है। गति के तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। गति के समीकरण के निगमन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है सामान्य विधि, एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि, और एक है कलन शास्त्र विधि द्वारा, यानी कि अवकलन तथा समाकलन की विधि से कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं गति के समीकरण। और गति के समीकरण की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। अगर हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करें कि हम जो गति के समीकरण का निगमन करते हैं वो हम 3 तरीके से बेसिक में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गति के समीकरणों का निगमन, तो सबसे पहले हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है भैया सामान्य विधि, सामान्य विधि यानी कि जनरल मेथड, जनरल मेथड, और एक है कलन विधि, कलन शास्त्र विधि, कैलकुलस मेथड, कलन शास्त्र विधि, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, और तीसरा है जो मेरे भाई वो ये है ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। आज हम लोग गति के समीकरण को 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बताएं 3 हैं और आज करवा 2 रहे हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं। ये 2 मेथड ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो एग्जामिनेशन में हर जगह यूज होता है वो ये मेथड है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल मेथड इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, कि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, तो थोड़ा सा इसकी भी जरूरत पड़ती है। सामान्य विधि में आप ये समझ पाते हो कि हमने गति के समीकरण इस वाले फार्मूले में क्यों लगाया, इस वाले न्यूमेरिकल्स में हमने इस चीज का इस्तेमाल क्यों किया। इस वजह से जनरल मेथड से आपको ये आइडिया लगता है। और गति के समीकरण पे न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस टॉपिक को सिर्फ एक वीडियो में इसलिए रखना चाहता हूं ताकि आपका कम समय में और ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए और आपको ये आइडिया लग जाए कि यहां से आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मेरे भाई वो आप आसानी से कर पाए। तो एकदम बेसिक से एकदम, अगर आप बहुत कमजोर हैं और आप 11th क्लास में फिजिक्स में ये टॉपिक्स में अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरुआत करते हैं इन दोनों मेथड की। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ग्राफिकल मेथड, और ये ग्राफिकल मेथड सर आप कब करवाएंगे? देखिए गति के समीकरण 3 है और तीनों नियम को हम इन 2 तरीके से तो बता देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर इस वाले मेथड को, ग्राफिकल मेथड को कब बताएंगे? देखिए जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे सिरा, ग्राफी निरूपण, ग्राफीय निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम पढ़ लेंगे, उसके साथ हम इसको और इसको एक वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए और गति के समीकरण को आप ग्राफिकल मेथड से भी कर पाए। चूंकि ग्राफ से लगातार आईआईटी जी नीट्स में अगर आप ये सोचें कि हम सर आईआईटी में बैठने वाले हैं, हम जेई देने वाले हैं अगले साल, सबका सपना होता है बेसिकली में। तो आप जब जेई नीट में बैठेंगे मेरे भाई, तो वहां पे आपको ग्राफ से लगातार न्यूमेरिकल जो मैकेनिक्स के पोर्शन में ग्राफ से चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। हम किसी भी सवाल को, किसी भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उससे थोड़ी सी टेक्निकल, अगर आप देखेंगे टेक्निक जो होता है वो आपका सॉल्विंग की टेक्निक वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे कि क्लास कब से है और कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फोकस करेंगे यहाँ पर कि दोनों विधि को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गति के समीकरण के हमारे पास 3 है, 3 नियम है। गति के समीकरण के हमारे पास 3 नियम है। अगर हम बात करें आपसे, पहला नियम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर,
और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीन समीकरण की प्रूविंग, गत के तीन समीकरण है बेसिक में, इन तीनों समीकरण का हम प्रूविंग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रूविंग पढ़ेंगे कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जनरल मेथड बताते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलिए, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। हेडिंग डालेंगे गत के समीकरणों का निगमन। गत के समीकरण का निगमन, चर्चा में लाते हैं। गत के समीकरण का निगमन पहले डालेंगे सामान्य विधि द्वारा, जनरल मेथड, सामान्य विधि, ठीक है? जनरल मेथड, सामान्य विधि, गत के समीकरण का निगमन की जो सामान्य विधि है। तो सबसे पहला आप डालेंगे गत का प्रथम समीकरण, गत का प्रथम समीकरण। चलिए समझते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज समझते हैं, और ये जो लैंग्वेज लिखने का तरीका है, जो अप्रोच है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि जब आप सवाल को लगाएंगे, जब इस पर न्यूमेरिकल को लगाएंगे, तो आपके दिमाग में एक दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए मेरे भाई, कि हाँ मैं ये पढ़ रहा हूं, अगर गत के समीकरण में पढ़ा, इसका निगमन किया, तो इसका हम इस्तेमाल, इंप्लीमेंट अपने न्यूमेरिकल में कैसे कर सकते हैं। इस वजह से हम सबसे पहले इसके लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, दो चीजें हैं, आप समझ लीजिए। आप हमेशा याद रखिए कि u जो होता है गत के समीकरण में, वो होता है मेरे भाई प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और जो v होता है वो अंतिम वेग होता है। इन प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूं। और जो हमारा s होता है, वो s होता है चली गई दूरी कह सकते हैं, या फिर हम इसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है? सिर्फ दूरी नहीं कहेंगे कभी भी, याद रखिएगा। बहुत ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो इसको दूरी बताएंगे, इसको ये दूरी नहीं है, चली गई दूरी है, या फिर ये विस्थापन है। इस बात को याद रखिएगा, चली गई दूरी है या तो विस्थापन है, हमेशा याद रखिएगा। ए त्वरण है, टी समय है, सभी जानते हैं। प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग क्या होता है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। प्रारंभिक वेग, जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं और मैं चलना प्रारंभ कर दूं, तो मेरा यहां पे प्रारंभिक वेग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर ये बताया जाए कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नैनी पुल पे चल रहा था, उत्तराखंड वाली पुल पे चल रहा था, पीपा पुल पे चल रहा था, पानी में तैर रहा था, तो भैया एक बात जान लीजिए, वहां पर प्रारंभिक वेग नहीं दिया है। ऐसे कंडीशन में, ऐसी अवस्था में प्रारंभिक वेग शून्य माना जाता है, कि था ही नहीं। और या फिर जब किसी चीज को ऊपर से छोड़ी जाती तो प्रारंभिक वेग माना ही नहीं जाता। अब यानी कि समस्या समझ लीजिए, फिर से कह रहा हूं कि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। अंतिम वेग जैसे आप चल रहे हैं, प्रारंभ से जब आप चलना प्रारंभ करते हैं, तो जो प्रारंभ की वेग होती है वो होती प्रारंभिक वेग, और v जो होता है वो अंतिम वेग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है? माना u वेग से गतिशील, u वेग से गतिशील कोई कण, कोई कण t समय पश्चात, t समय पश्चात v हो जाता है। माना u वेग से गतिशील कोई कण t समय पश्चात v हो जाता है। तो अच्छा, अब आप ये सोचिए कि माना आपने कोई प्रारंभिक वेग इस्तेमाल किया, मान लीजिए आपने प्रारंभिक वेग आपकी थी 10 मीटर पर सेकंड, आपने शुरुआत किया धीरे धीरे, फिर आप दौड़ने लग गए, तो अब आपकी वेग बदल गई। और जब वेग आपकी बदल गई, तो भैया कुछ समय बाद आपकी वेग बदल गई, v हो गई। मान लीजिए पहले 5, तब आप 10 की रफ्तार चल रहे हैं, ये प्रारंभिक हुआ, ये अंतिम हुआ। तो यहां पे कौन सी चीज आएगी? कण का आएगा त्वरण। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे समय तो बदल ही रहा है, तो यहाँ पे वेग बदला किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो भैया त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब समय के अंतराल में क्या चीज बदली? वेग बदली। तो लिखेंगे अतः कण का त्वरण, अतः कण का
त्वरण। ए बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे a इंटू टी बराबर v माइनस में u, इसको इधर भेजेंगे v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी आ गया। अब ये हमने डेफिनेशन जो निकाली वो त्वरण से निकाल ली, यानी कि जिस फार्मूले का निगमन हमने किया इसको जनरल मेथड यानी कि सामान्य मेथड से इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि भाई देखो कि अगर कोई कण था, हमने v माइनस यू किया कि वेग में परिवर्तन, परिवर्तन हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में परिवर्तन डेल्टा से दिखाते हैं, या फिर परिवर्तन अगर बहुत स्मॉल है तो डी से दिखाते हैं। डेल्टा हमेशा परिवर्तन को दिखाती है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम का भी अपना एक बड़ा रोल है, इस बात को अभी आप जान लीजिए कि जो लैंग्वेज हम लिखते हैं उसका वाकई में कोई ना कोई तो मतलब होता है मेरे भाई, है ना, उसकी तो जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो यानी कि अब ऐसे कंडीशन में जब भी कभी वेग बदल रहा हो समय के सापेक्ष, वहां पे कण के त्वरण का इस्तेमाल तो करेंगे ही, और वहां पे हम गति के समीकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां से निकाल लेंगे। चलिए, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक, ए त्वरण और t समय से है। दूसरा निकालेंगे इसी में से गति का दूसरा समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे भी माना फलाना लिखेंगे। माना कोई गतिशील कण माना कोई गतिशील कण u वेग से t समय पश्चात चलित दूरी मतलब विस्थापन, चली गई दूरी s हो तो नॉर्मल बात है कि किसी आदमी को आप धक्का मारेंगे, 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद ढंगला के कहीं तो गिरेगा। किसी बॉल को आप फेंकेंगे, कुछ वेग देंगे, 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद कुछ समय बाद थोड़ा बहुत तो दूरी तय करेगी, है ना, थोड़ा बहुत तो दूरी तय करेगी भाई, एस हो तो। वही कह रहा, चलिए दूरी हमारे पास एस हो तो, है ना। अच्छा, नॉर्मल बात है कि वेग ऐसा है कि जब आपने किसी को वेग दिया तो वेग में परिवर्तन हो सकता है, पहले आपने ताकत ज्यादा लगाई, फिर हो सकता है धीरे धीरे वेग कम हो जाए। अथा तथा कण का त्वरण ए हो तो कण का त्वरण ए हो तो चलिए, दूरी अगर हम बात करें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल मतलब टोटल चाल, औसत चाल गुणते क्या होता है, समय, यही तो होता है। दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं आराम से, सुकून से। अब यहां से दूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास एस आ जाएगा। एस इक्वल टू औसत चाल कितना होगा, यू था, और बाद में मान लो वेग हमारे पास v हो गया, तो हम यहां से बात करेंगे औसत चाल u प्लस वी बाई टू इंटू में टी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं 2 मिनट पहले अभी हमने पढ़ा, हम जानते हैं चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, तो यहां से s बराबर हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी अपॉन में ये लिखा है 2, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
v इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में टी। अब आप आराम से इसका ऐड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 2u प्लस ए टी इंटू में टी बाई में 2। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, यस इक्वल टू टी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2ut, टी का मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसा करते हैं ना तो दो अलग अलग कर लेते हैं इसके साथ, है ना, कोई इशू नहीं होगा। दो इसके साथ भी ले जा सकते हैं, दो इसके साथ भी ले जा सकते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा, दो इसके साथ ले जाएंगे 2ut अपॉन में 2 प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। दिख रहा है क्या आ जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हेंस प्रूव दैट ये हमारे पास गति का दूसरा समीकरण आ गया। हम आराम से लिख सकते हैं सुकून से कि माना कोई गतिशील कण u वेग से t समय पश्चात v हो जाता है, उसके द्वारा चलित दूरी s हो तो कण का तथा कण में उत्पन्न त्वरण a हो तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, औसत चाल औसत वेग s बराबर u प्लस v बाई 2 हो जाएगा इंटू टी। v की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा। सिंपल है, वैसे सामान्य विधि में कुछ खास है नहीं, है ना, खास किसी में नहीं है, बस इतना सा है कि कलन शास्त्र में थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग जाती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हमारे पास आ गया गति का तीसरा समीकरण। डालेंगे हेडिंग गति का थर्ड समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, ठीक है, आराम से देखिए सुकून से। गति के तीसरे समीकरण की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं सुकून से। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखेंगे माना किसी गतिशील, गतिशील मतलब गति की अवस्था में, गतिशील कण का त्वरण ए है, ए हो तो ए है तथा माना किसी गतिशील कण का त्वरण ए है, त्वरण है तो वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तथा कण का प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक लिखा हुआ है ना, प्रारंभिक वेग u है t समय पश्चात कण का वेग b हो जाता है। t समय पश्चात कण का वेग v हो जाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, u प्लस ए टी होता है। हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे भी कंडीशन थी कि u वेग से गति का t समय पश्चात जब उसका कण v हुआ तब भी हमने गति का प्रथम समीकरण ही लगाया था, आपको याद होगा। और अभी भी याद होना चाहिए कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, सामान्य विधि में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जब आप गति के समीकरण पर न्यूमेरिकल करें, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें तो लैंग्वेज चाहे जितनी भी टिपिकल हो, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक जरूर होगी कि कौन सा समीकरण हमें लगाना है। ठीक है, तो जब भैया हमेशा याद रखिएगा जब t समय पश्चात कण का वेग v हो जाएगा तो आप गति का प्रथम समीकरण, स्वाभाविक है, नॉर्मली बात है।
टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोथ साइड्स वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर। टेन इतनी बात, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर। सिंपल है। चल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2UAT प्लस 2AB आ गया, है ना। आराम से देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। AT कॉमन ले लें, कोई दिक्कत तो है कि नहीं, वैसे भी AT तो फ्री का पड़ा हुआ है हमारे पास, है ना। AT को कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इस कंडीशन में A भी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। हमने कुछ किया नहीं है, गति का प्रथम समीकरण ये रहा और ये रहा दोनों का स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो जब वर्ग हमने कर दिया दोनों पक्षों का, तो ये हो गया वी स्क्वायर और ये होगा यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। जब भी हम ए टी पूरा हुआ दिया हुआ है हमारा, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर होगा मेरे भाई और टी का स्क्वायर भी होगा। सिंपल है, सिंपल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखिए, सामान्य विधि हम बस इसलिए करा रहे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत ना हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए गाइस, ओके ओके गाइस, चलिए वी स्क्वायर हो गया इक्वल टू यू स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिए, मान लो 2a कॉमन ले लें। 2a कॉमन लेंगे तो स्वाभाविक बात है 2a कॉमन हो गया, इसमें बचेगा सिर्फ ut प्लस, इसमें 2a कॉमन है, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बचेगा at का स्क्वायर, at का स्क्वायर यही तो बचेगा। सिंपल है, हमारे पास क्या बचेगा at का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां से हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास आ गया ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। आपको पता है गति के दूसरे समीकरण से हम जानते हैं, अतः गति के दूसरे समीकरण से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये आ गया गति के समीकरण का तीनों निगमन आ गया, नॉर्मल जनरल मेथड, बाई जनरल मेथड आ जाएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आराम से सुकून से। अब इसी गति का समीकरण हम थोड़ा सा अलग विधि से करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालेंगे कलन शास्त्र विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन, डालेंगे गति का प्रथम समीकरण। कहोगे सर जहां से चले थे वहीं आ गए क्या, लेकिन बेटा ये बहुत फायदेमंद होगा हमारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब हम लोग समीकरण तो कर रहे हैं, समीकरण का निगमन तो कर रहे हैं, लेकिन वो निगमन अब कैसे होगा, कलन शास्त्र विधि द्वारा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इतनी बात नोट कर लीजिए, है ना। कैसा लग रहा भाई, आधे लोग तो चैटिंग में व्यस्त हैं, क्या कह रहा हूं, समय बदल चुका है बेटा, ऐसा जमाना आ चुका है कि अब ये सब कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ले लो स्क्रीनशॉट। पढ़ाते वक्त देखिए, ऑनलाइन क्लास आप जब भी कर रहे हो, पढ़ाते वक्त स्क्रीनशॉट मत लिया करिए, टीचर्स पढ़ा चुके तब स्क्रीनशॉट लीजिए, बोल दीजिए सर थोड़ा 2 मिनट बगल हो जाइए, वरना ना आप इधर के रहेंगे वही धोबे कुकुर, ना घर का ना घाट का, है ना। चलिए दिमाग में बसा लो,
11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हीरा है हीरा, है ना। ये स्क्वायरिंग लिखा है बेटा, स्क्वायरिंग, ठीक है, टेकिंग स्क्वायरिंग वो साइड। चलिए हेडिंग डालेंगे गज का प्रथम समीकरण, लिखेंगे किसी गतिशील कण का वेग t समय पश्चात u से बढ़कर v हो जाता है, u से बढ़कर v हो जाता है, किसी गतिशील का कण v वेग से u हो जाता v हो जाता है किसी क्षण पर, मतलब किसी टाइम पर, किसी क्षण डेल्टा टी लिमिट्स टेंडिंग टू जीरो, किसी क्षण, ये समय हो सकता है आपको, मतलब जैसे कोई चीज चलना प्रारंभ की, दौड़ना प्रारंभ करी, अचानक से क्या हो, दौड़ते दौड़ते वो वेग घटते घटते शून्य हो जाए, या फिर बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाए। हमने जब वेग बढ़ा दिया, कोई गाड़ी दौड़ती हुई गई, आधे रास्ते पहुंची, हमने कहा भैया बताओ 2 सेकंड बाद, गुरु 2 सेकंड बाद कंडीशन बताओ। हम जब बढ़ते बढ़ते गए, हमने कहा भैया 2 सेकंड बाद कण का वेग क्या रहा, तो कण का वेग आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन हमने उसके साथ एक टाइम दे दिया, तो भैया किसी क्षण कण का क्या हो जाएगा, वहां पे वेग तो बदला, त्वरण। अब क्षण की जब बात करता है, समय की बात करता है, तो हमेशा वहां लगता है ताक्षणिक त्वरण, ठीक है। अतः वहां क्या लगता है बेटा, ताक्षणिक त्वरण, ए बराबर डीवी बटे dt। कोई दिक्कत यहां तक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू डी टी बराबर dv। अब हमें निकालना भैया गति का परिणाम समीकरण, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर दो भैया, समय कहां से, 0 से t तक, इससे ज्यादा जा सकते नहीं, a इंटू डी टी। हमेशा याद रखिएगा, निश्चित समाकलन करते समय जिसकी सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू वहां से वहां तक लेते हैं। यहां से वैल्यू कहां तक, वेग की, प्रारंभिक वेग से लेके अंतिम वेग तक, वेग इससे ज्यादा ले सकते हैं नहीं। समाकलन है, सिंपल है, थोड़ी सी ये चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी। एक कांस्टेंट टर्म जिसके सापेक्ष समाकलन नहीं हो रहा है, बाकी का कोई और दुनिया का कोई भी टर्म मिल जाए, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर निकाल लेंगे। ए बाहर निकाल लिया, dt का समाकलन क्या हो जाता है, t, dp का समाकलन हो जाता है p, वैल्यू 0 से कहां तक, t तक। dv का समाकलन क्या हो जाएगा, सिर्फ v, v की वैल्यू कहां से कहां तक, u से लेके v तक। चले आइए इधर, अगर किसी भी बालक को अभी भी इसमें अवकलन और समाकलन में दिक्कत हो रही है, तो मेरे भाई यू कैन सर्च एट द गूगल और यूट्यूब, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अगर आपको लगता हो कि कोई प्रॉब्लम है, आप किशन सर सर्च कर दीजिए, नाम डालिए, मिल जाऊंगा। आपको क्या काम करना है, आपको ये बस लिखना है कि बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाय किशन सर, बेसिक इंटीग्रेशन बाय किशन सर, बेसिक मैथमेटिकल टूल बाय किशन सर, तो आपको उसमें अवकलन समाकलन इसी वीडियो सेक्शन में आपको आराम से मिल जाएगा, और सबसे सरल तरीका मिल जाएगा, और उसमें बेसिक यूनिट कन्वर्जन वगैरह भी मिल जाएगा। लाख बच्चे देख चुके, तुम भी देख के फायदा उठा लो भैया, तुम्हारी मर्जी। अब टी, ए तो बाहर था ही, v की वैल्यू एक बार ऊपर वाली लिखो v, एक बार नीचे वाली v माइनस यू होगी, बराबर क्या रखेंगे, a t माइनस जीरो, a t माइनस में 0, क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी।
डन है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वही आ रहा है, कुछ अलग से नहीं आ रहा है ना। सिंपल है कुल मिला जुला के, मेरे कहने का तात्पर्य बहुत टफ नहीं है। अब आप स्क्रीनशॉट तब लिया करिए जब यहाँ से हो जाया करे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यही चीज गति का दूसरा समीकरण, हेडिंग डालेंगे गति का द्वितीय समीकरण, लेकिन कौन किस विधि द्वारा, बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड। हम लोग बाई कैलकुलस मेथड कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण सेकेंड लॉ है, अच्छा लॉ है, बेहतर लॉ है। इसको भी हमने कैसे कर रहे हैं, कलन शास्त्र विधि द्वारा करना है ना, सिंपल हो जाएगा। फिजिक्स को सिंपल बनाना है ना भैया एकदम। और क्लास 11 पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पे चलेगी, है ना। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप सभी में से किसी भी लोग, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत मत समझिएगा, कंप्लीट कोर्स आपका कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए। वीडियो अगर आपको लगेगी जरूरत तो वन शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट कर देना, है ना। वीडियो को लाइक करते ही कमेंट कर दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है। मैं क्या हूँ, खाली आदमी तुम्हारे लिए, तुम बोलोगे भैया ये कर दो, करके दे दिया तुमको, वो पढ़ो, है ना, वो भी फ्री बिल्कुल। तो कंप्लीट तुम्हारा 11 चलेगा। इस वजह से मेरे भाई अपने उस बच्चे को भी तुम्हारा बताने का कर्तव्य बनता है, जो बच्चे पैसों की तंगी के कारण कहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको बताओ कि भैया चलो कम से कम पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी, बेटा बता रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी विथ न्यूमेरिकल, पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी कंप्लीट। कंप्लीट एक लेक्चर्स नहीं छोड़ूंगा, बस प्यार सपोर्ट बनाए रखना, इतनी बात कह दे रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत प्रेम से समझेंगे, और ये मत सोचो कि कब खत्म होगा, आपके एग्जाम के टाइम के पहले खत्म हो जाएगा, ये भी गारंटी है ना। चलिए सुकून से यहां तक रख लीजिए नोट। रीडिंग डालेंगे गति का तीसरा द्वितीय समीकरण, ठीक है। ठीक है, माना u वेग से गतिशील कोई कण t समय पश्चात, थोड़ा समय बदला, ठीक है, वेग v हो जाने पर कण द्वारा चलित दूरी s हो तो मान लो, मानने में क्या जा रहा है हमारा, है ना। माना u वेग से गतिशील कोई कण t समय पश्चात वेग v हो जाने पर कण द्वारा चलित दूरी s हो तो, ठीक है, ठीक है। तो t समय पर कण का वेग, t समय पर कण का वेग मतलब ताक्षणिक वेग, क्योंकि एक टाइम दे दिया, t समय बता, 5 सेकंड में बता, t समय पश्चात v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन में dt हो जाएगा। इसको इधर करेंगे v इंटू dt बराबर क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अच्छा, हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जहां जहां v है वहां वहां क्या करेंगे, ए यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी इंटू में डी टी इक्वल टू में डी एस। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, लेकिन समाकलन करते समय याद रखिएगा हमेशा टी के सापेक्ष और यस के सापेक्ष ही होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों का, थोड़ा सा बैठ जाता हूं,
बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती। दोनों पक्षों का क्या करना भैया, समाकलन करने पर। कौन कलन, समाकलन करने पर क्या करना भैया, कुछ करना नहीं है, अलग थलग कर दो। u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू में डी टी, समाकलन समाकलन इक्वल टू ds के साथ समाकलन। वैल्यू यहां पे 0 से t, वैल्यू यहां से भी 0 से t, यहां से 0 से यश विस्थापन। ठीक है, आ जाइए आ जाइए भैया। इसमें dt है, इसमें नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म बाहर, यू बाहर चला। पहले इसका कर लेते हैं, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s, वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से s तक। फिर चलेंगे इस पे, u बाहर, dt का समाकलन सिर्फ हो जाएगा t, वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से t तक, बीच में प्लस का साइन है। इसमें a कांस्टेंट टर्म है लेकिन t बचा हुआ है, a कांस्टेंट टर्म है लेकिन हमारे पास t क्या हुआ है, बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा t इंटू में dt, t इंटू में dt, इसका समाकलन हमको करना है। ठीक है, देखो x dx का समाकलन क्या होता है, घात में एक जुड़ जाती है, उसे उसी के साथ भाग हो जाता है, x की घात 2/2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो यस की वैल्यू एक बार ऐसा रखेंगे, -1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू रखेंगे, t कामा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे, a बाहर, t कट क्या हो जाएगा, t²/2, वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से t तक। सिंपल सी बात है, इसी फार्मूले पे लगा दिया हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। t की वैल्यू एक बार t²/2 माइनस में 0² 0² 2, ये तो खत्म हो गया। यहाँ हो जाएगा यस बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। सिंपल है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। सिंपल है बट थोड़ा सा हल्का सा, बस आपको अगर अवकलन समाकलन थोड़ा सा आता है, सिर्फ ये नहीं, ये इसकी घात n का और वैल्यू कैसे रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली फिर माइनस फिर नीचे वाली, बात खत्म। ठीक है, चलिए प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अगर हम बात करें आपसे तो है गति का आखिरी और तृतीय समीकरण, वो भी कलन शास्त्र विधि द्वारा। तब तक वीडियो को भैया लाइक कर देंगे, अगर आपकी कोई समस्या है तो वो कमेंट कर दिया करिए, है ना, आपके लिए हूं। दिल लगाना ही है बेटा तो किताबों से लगाओ, है ना, बाकियों में क्या रखा है। गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बात बताइए, किसी कण का ताक्षणिक ताक्षणिक का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, क्षणिक मात्र, विशेष स्थिति पर, ऐसे कर सकते हैं। ताक्षणिक वेग क्या होगा भैया, v इक्वल टू क्या होगा, ds/dt होगा। है? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है कि इसमें dv से मल्टीप्लाई कर दें और dv से डिवाइड कर दें, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ds/dt था हमारे पास, dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड कर दिया, है ना। यहां से एक चीज तो साफ हो गई कि dv/dt यहां जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा त्वरण का, बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, यहां से जो बनेगा वो हो जाएगा a इंटू ds/dv। अब इस dv को इधर भेज सकते हो, v इंटू dv बराबर a इंटू में ds,
अब कर सकते हैं क्या, दोनों पक्षों का समाकलन। कलन करने पर समाकलन कर दें, v इंटू में dv बराबर a इंटू में ds, है ना। v इंटू dv इक्वल टू a इंटू ds। लिमिट लगाना है, लिमिट लगाने में भी बहुत तकलीफ नहीं है। वेग के सापेक्ष कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। विस्थापन 0 से लेके कहां तक, s तक। v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि भैया समाकलन x की घात n का समाकलन क्या होता है, ध्यान से देखिए, x की घात n का समाकलन होता है, घात में एक जुट जाएगी और उसी से भाग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, v स्क्वायर बटे 2, वैल्यू कहां से कहां तक, u से लेके v तक। फिर कहां होगा, a कांस्टेंट टर्म बाहर, वैल्यू कहां से कहां तक, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s, वैल्यू कहां से कहां तक भैया, 0 से s तक। एक बार v की वैल्यू आपको v रखनी है ना, तो v स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस लगानी है, v की वैल्यू फिर आपको u रखनी है, u स्क्वायर बटे 2 लगानी है। डन है, सिंपल है, सिंपल और सेलुलर टेक्नोलॉजी है। s की वैल्यू एक बार s रखनी है, फिर एक की वैल्यू s की वैल्यू एक बार 0 रखनी है। तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, अपॉन में इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, as हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हेंस प्रूव दैट। अब आप छाप लीजिए। अब ये तो सबसे सिंपल हो गया, सबसे सिंपल हो गया, गति के समीकरण में सबसे सिंपल सबसे आसान हो गया। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर गुरुत्व के अधीन गति में सर जब GH वाला होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, तो सर उसको कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे भाई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से ये भी बता देते हैं। गुरुत्व के अधीन गति में जब हम गति का समीकरण देते हैं, वो तब जब हम क्या करते हैं, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि गुरुत्व के अधीन जब गति होता है तब आप गति के समीकरण को कैसे ले सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए, इतना हो गया सबका गाइस, यहां तक सबको क्लियर है भाई ये बात। देखिए गुरुत्व के अधीन का मतलब गति ऐसा है कि जब भी कोई कण गुरुत्व के अधीन गति कर रहा हो, ग्रेविटी के अंदर, जैसे हम अर्थ सरफेस पर है, जब भी कोई भी कण गुरुत्व के अधीन गति करता है, जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई पार्टिकल हमारा मूव कर रहा होता है, उसे हम गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। इसमें दो कंडीशन होते हैं, या तो वस्तु को आप नीचे फेंकोगे, जैसे मैंने इसको नीचे फेंका तो ये गुरुत्व के अधीन गति होगी, या तो मैंने इसको ऊपर फेंका, या तो कोई चीज ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगी, या तो वस्तु हमेशा नीचे की ओर आएगी, दो ही है, या तो अर्थ सरफेस पर है। तो गुरुत्व के अधीन में गति है कि जब नीचे से ऊपर की दिशा में गतिमान है, जब वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में गतिमान है ना। दो कंडीशन हमें पास बनते हैं। नॉर्मल आप गति का समीकरण जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं भैया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं है ऐसे कंडीशन में दोस्त, वस्तु नीचे से ऊपर की ओर, देखो जब भी आप खड़े हो, है ना, ये आप हो,
और आपने किसी भी बॉल को ऊपर की ओर फेंका, इस बॉल को मान लो लिटरली ऊपर की ओर फेंका, हमेशा किसी वस्तु पर जो ग्रेविटी लगती है, वस्तु का भार हमेशा mg नीचे की ओर लगता है, हमेशा ग्रेविटी जो आपकी लगेगी वो नीचे की ओर लगेगी। और जो आप इस वस्तु को ताकत दिए वो क्या दिए? त्वरण। यानी कि अगर हम बात करें कि जो त्वरण की बात करते हैं, ये जो जी होता है इसी बोलते हैं बेटा गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और जब भी हम गुरुत्व के अध्ययन करेंगे तो वहां पे त्वरण नहीं, हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी की ही वैल्यू लेंगे। सवाल ये आता है कि वैल्यू का प्लस और वैल्यू का माइनस। ऐसे कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन होते हैं कि जब कण हमारे साथ ऐसे गति कर रहा हो, तो यहाँ बॉक्स में लिखिएगा, तब वहां पे वस्तु की जो त्वरण होती है, एक्सेलरेशन होती है ए, वो होती है माइनस जी। क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर जाना चाह रही है, त्वरण उसको नीचे खींच रहा है, विपरीत दिशा हुई। यानी कि वस्तु ए त्वरण से ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण इसको नीचे खींच रहा है। वस्तु ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन इस वजह से गुरुत्वीय त्वरण होगा एक जी का, एक की जगह पे जी का, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस क्यों होगी? क्योंकि वस्तु को वो खींच रही है, कम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, और हमेशा याद रखिएगा ऊंचाई की जगह पे, यश की जगह पे हम क्या लेंगे? हमेशा ऊंचाई लेंगे। जब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रहा होता है तो हमेशा यश की जगह पे हम क्या लेते हैं? ऊंचाई लेते हैं इसकी जगह पे। पहला कंडीशन हमारे पास ये हो गया कि v इक्वल टू यू माइनस में जी टी, प्रथम समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो गया? h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तीसरा हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2g। 30 समीकरण हो गया। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिमान हो, जब वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में गतिमान। चलिए नॉर्मल हम समीकरण लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसका इस्तेमाल होगा हर जगह। अब आप क्या काम कर रहे हैं? अब जैसे कि आप किसी मीनार की चोटी पे खड़े हो गए, कहीं फर्श पर खड़े हो गए, कहीं पहाड़ पर खड़े हो गए, कहीं सीढ़ी पे चढ़ गए, है ना। अब यहां से आपने किसी बॉल को नीचे की ओर फेंकने की कोशिश करी। अब जब बॉल नीचे आएगी मेरे दोस्त, तो गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे की ओर लग ही रहा था, और जब बॉल आएगी तो नीचे आना ही चाह रही थी, इसको नीचे और खींच रहा है, तब वहां पे गुरुत्वीय त्वरण जी होगा वो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ऐसे कंडीशन में लिखिएगा मेरे भाई, ऐसे कंडीशन में भैया जो त्वरण का मान होता है वो प्लस में जी होता है, और एस के जगह पे हमेशा एच होता है। तो बस समीकरण हमारा टंग गया, समीकरण हमारा बन गया। समीकरण कहता है जो, देख लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बस इसका इस्तेमाल आपके न्यूमेरिकल में खूब होता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर वस्तु मुक्त रूप से गिर जाए, छोड़ी जाए, ऐसे छोड़ दी जाए, मुक्त रूप से जोड़ी जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसको वेग आपने दिया नहीं। जब आप किसी वस्तु को वेग देते हैं तब उसका प्रारंभिक वेग u कुछ होता है। लेकिन वस्तु अगर ऐसे कंडीशन में क्या हो जाए, एक कंडीशन और बना ही देता हूं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हो ही जाए, मान लो थर्ड कंडीशन, चलिए थर्ड कंडीशन ऐसा बनी जाए, मान लो, है ना, हमने कह दिया मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, गिरते हुए गतिशील। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में जो प्रारंभिक वेग होता है यू का मान वो शून्य हो जाता है। ऐसे कंडीशन में होता है कि जो यू का मान होता है, प्रारंभिक वेग होता है, वो शून्य हो जाता है भैया।
तो गति का प्रथम समीकरण हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। भैया बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, v इक्वल टू सिर्फ जी टी, यू की वैल्यू 0 हो गई, तो यस बराबर हाफ जी टी का स्क्वायर, यहां से क्या आ गया v, ये 0 हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सिंपल है। चलिए, तो ये रही गुरुत्व के अधीन गति और ये रहा गति के समीकरण का तीनों निगमन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका एक छोटा सा शेयर, आपका एक छोटा सा संदेश आपके किसी भी दोस्त की बहुत मदद कर सकता है। अगर कोई भी बच्चा क्लास 11 की फुल फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो उसको जरूर रिकमेंडेड करिए ऐसी वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके वीक में 2 से 3 वीडियो आती रहेंगी जो अच्छी लेंथ की वीडियो होगी और आपके सारे एक एक टॉपिक को कवर किया रहा होगा। अब अगले टॉपिक पे अगर आप न्यूमेरिकल भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, हम एक बार में सरल रेखा में गति से सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।